नमस्कार दोस्तों, आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं देवादिदेव महादेव भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए अपने कोचिंग के डायरेक्टर के साथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बातचीत करेंगे। तो हमारे कोचिंग के डायरेक्टर मेरे बगल में बैठे हुए हैं और इनसे हम कुछ प्रश्न करेंगे जो कि ये अपने उत्तर के माध्यम से बच्चों के भविष्य के बारे में, कोचिंग के बारे में अपनी बात को बताएंगे। क्यों सर, आप रेडी हैं? हम जरूर रेडी हैं। और साथ ही आपने जो कहा कि अपने अनुभव के आधार पर, तो ज़रूर हमारा जितना अनुभव रहा है इस फील्ड में हम पूरी कोशिश करेंगे ईमानदारी के साथ अपने सारे जवाब को दें। थैंक यू। तो सर, हम लोग देर न करते हुए अपने दर्शकों को अपनी बात को बताने का आप प्रयास करेंगे। मैं आपसे जो है इसके बारे में सिर्फ आज क्वेश्चन करूंगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आज आप ही को सब कुछ बताना है। तो मेरा सर पहला क्वेश्चन है कि एजुकेशन के क्षेत्र में, वर्तमान समय में एजुकेशन के क्षेत्र में जो है किस प्रकार हम लोगों को यह संदेश दें जिससे कि आम जन भी शिक्षा के महत्व को समझ सके। सर, आपका प्रश्न है कि एजुकेशन के स्कोप को, एजुकेशन के प्रभाव को हम किस प्रकार तक बताएं कि आम जन इसके महत्व को समझ सके। तो अगर इसके पक्ष को ध्यान से देखें तो हमें एहसास होगा कि लगभग आज के समय में 99% लोग शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं। क्योंकि एक बार आप देखिए तो जो सामान्य तौर पे प्रतिदिन लेबर का काम करता है, यहाँ तक तो ऐसी बस्ती में रहने वाले लोग जो अन्य प्रकार के कार्य को करते हैं और शिक्षा से बहुत दूर दूर तक हैं, लेकिन आप देखेंगे उनके बच्चे भी पढ़ाई करने के लिए स्कूल में जाते हैं। समस्या इस बात की नहीं है कि वह इसके महत्व को समझ नहीं पा रहा है, बल्कि इसके महत्व को आज के समय में मॉडर्न तरीके से फैशन के रूप में ला दिया गया है। और फैशन में लाने के कारण इसका जो वास्तविक महत्व है उसको शायद वो नहीं समझ पा रहा है, और एजुकेशन के महत्व केवल एक तरीके के अहंकार के रूप में, एटीट्यूड के रूप में ले रहा है कि जैसे सब पढ़ा रहे हैं वैसे हम भी पढ़ाएंगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस महत्व को समझने के साथ साथ इसका जो वास्तविक उद्देश्य है, अगर वह उन तक पहुंच जाए तो शायद अच्छे से उस बात को समझ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा को वो समझें और शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इस पर एक गहन चर्चा की जा सकती है। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि शिक्षा एक बच्चे को, आप कभी 2-3 चीज़ों को सर एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करिएगा। या तो आपने देखा होगा कि अगर एक बच्चा, किसी जानवर का बच्चा हो, अगर वो जन्म लेता है, या तो किसी इंसान का ही बच्चा हो, लगभग दोनों में अनजानापन, दोनों में नादानी, दोनों में क्यूटनेस लगभग उसी लेवल का होता है। बच्चा तो बच्चा ही होता है, लेकिन बच्चे को इंसान बनाने के लिए, उसकी जिम्मेदारियों को बताने के लिए और आने वाले समय में अपने भविष्य को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे जीना, उसके लिए शिक्षा को दिया जाना शुरू किया गया है। तो शायद अगर इसके महत्व को अगर लोग समझ जाएं तो मुझे लगता है आम जन भी शिक्षा को समझ जाएगा, और बाकी लोग तो समझ ही रहे हैं। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा कि शिक्षा के प्रति, जैसा कि मेरा अनुभव है, क्योंकि हम इस शिक्षा के क्षेत्र से आज 36-38 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन आज के 10-15 वर्ष पहले और आज वर्तमान समय में शिक्षा के प्रति
90% स्टूडेंट 90% स्टूडेंट का झुकाव कम है। और यह कम होने का क्या कारण हो सकता है? मेरे कहने का मतलब है कि क्या मोबाइल तो इसका मेन कारण नहीं बन रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? सर, आपने सवाल भी पूछा है और जवाब भी आपने खुद ही दे दिया है, लेकिन हाँ, उस जवाब को हम इस तरीके से देने की कोशिश करेंगे कि जो लोग देख रहे हैं शायद इसे अपने स्तर से समझ पाएँ। क्योंकि देखिए, जिस प्रश्न का जवाब तत्काल में मिल जाता है, क्योंकि समस्याएं हमारी आज की नहीं है, ये पिछले कई वर्षों से लगातार ऐसी स्थिति बनती जा रही है। और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं वह कहते हैं बच्चों के अंदर संस्कार नहीं है। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप खुद जो अभिभावक लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, या तो आप खुद इस बात को समझ रहे होंगे कि जब पहले आप सिर्फ पढ़ाने जाते थे कक्षा में क्लास लेने के लिए, तो आपको क्या एहसास होता था कि आपके बच्चे आपसे थोड़े कम जानकार हैं और एक शिक्षक अधिक जानकार होता था, और इसलिए बच्चा आसानी से आराम से बैठ कर सुनता था, क्योंकि उसे इस बात का आभास था कि टीचर मुझे कुछ नया बताएगा। दूसरी बात अगर मैं आपसे कहूँ, तो अगर एक अभिभावक जो पेरेंट्स इस बात को सोचता है कि वह पेरेंट्स है, और वो तो है ही है, लेकिन पेरेंट्स होने का पहले यह रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करता था कि बच्चों को लगता था कि मेरे माता पिता बहुत ज्ञानी हैं। जब उन्हें कुछ नहीं आता था तो मम्मी पापा से पूछ लिया करते थे कि माता जी मुझे ये बताइए, पापा मुझे ये बताओ। और लेकिन आज के समय में अगर ऐसा हो चुका है कि उनकी जितनी भी क्वेरीज है, जितनी भी समस्याएं हैं, पहले गुरु से पहले गूगल पे सर्च किया जा रहा है और गूगल सारे सवालों का जवाब दे रहा है। तो जो टीचर का स्थान होना चाहिए, जो माता पिता का स्थान होना चाहिए सवालों के जवाब के रूप में, वह एक टेक्नोलॉजी दे रही है। तो अब बताइए, जो गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, क्या जिसका जवाब बच्चे को गूगल ही दे रहा है, तो समर्पण कहाँ चला जाएगा? गूगल के प्रति ही जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अब शिक्षा की धाक जमा कर अगर एक गुरु या चाहे कि बच्चों को अपने फेवर में कर ले, तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा ज्ञानी टेक्नोलॉजी आज के समय विकसित हो चुकी है। गूगल तो छोड़िए, एआई टेक्नोलॉजी आज के समय में ऐसा है कि हर एक समस्या का समाधान तत्काल में कर देता है, और एक शिष्य क्या, एक टीचर को भी दिक्कत आती तो वहीं पे वो चला जाता है। तो कहने का समस्या सर ये है कि आज के समय में बच्चों को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आपके पास कितनी भी टेक्नोलॉजी क्यों न जुड़ जाए, लेकिन वहाँ के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं कुछ रास्तों पे पीछे चले जा रहे हैं। उसके लिए आप सभी को आवश्यक है पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की फीलिंग्स को समझें, उनकी इमोशंस क्या है उसे समझें, उनकी ज़रूरतें क्या है उसे समझें, और उनके अंदर इस भावना को जगाने की कोशिश करें कि आप कुछ तो उनके लिए कर रहे हैं। क्योंकि आज के समय आपकी चुनौती बढ़ गई है। जो जो आप कर सकते थे पहले, वो सारी चीज़ें आज के समय नई नई टेक्नोलॉजी कर दे रही है। तो अभिभावक का बच्चों से जुड़ाव जितना बनता जाएगा और जितना उन्हें लगने लगेगा उनके साथ में है, और उनसे कुछ उम्मीदों को कम कर देंगे। जैसे आज के समय पेरेंट्स का ये उम्मीद रहता है कि मेरा बच्चा ये करेगा वो करेगा, लेकिन वो उम्मीद को थोड़ा सा रोकें और बच्चों को समझें, और अगर समझना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप होता चला जाएगा। सर, अगला क्वेश्चन मेरा है, एजुकेशन के फील्ड में आप एक कोचिंग के डायरेक्टर भी हैं, और जहाँ तक मेरी जानकारी में, मेरे देख रेख में आप एक अच्छे टीचर भी हैं। तो टीचर के रूप में और संचालक के रूप में कैसी भूमिका होनी चाहिए, आप ज़रा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। तो आपने सर काफ़ी विचारणीय प्रश्न कर दिया कि एक शिक्षक के रूप में और एक संचालक के रूप में क्या भूमिका होनी चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल मैं इस रूप में दे सकता हूँ कि जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी में दो लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, एक ड्राइवर की और एक कंडक्टर की। ड्राइवर
गाड़ी कैसी चल रही है, कब ब्रेक मारना है, कब स्पीड तेज करनी है, कब स्पीड स्लो करनी है, किस स्टेशन पे रोकना है, किस स्टेशन पे चलाना है, इस सारा कार्य एक ड्राइवर का होता है। ठीक इसी तरह एक संस्था के संचालक की जिम्मेदारी होती है कि किस टीचर की क्या आवश्यकता है, किस स्टूडेंट की क्या आवश्यकता है, किस पेरेंट्स की क्या ज़रूरत है, किस बच्चे पे कितना ध्यान देने की ज़रूरत है और आप क्या उनके लिए नया कर पा रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार हमने एक संस्था के संचालक के तौर पे काफ़ी नया करने का प्रयास भी किया है, जिस पर हमारी एक अच्छी डिस्कशन आने वाले समय में ज़रूर होगी। लेकिन एक हिंट के तौर पे मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा सर कि जैसे बच्चे एकेडमिक क्लास जो क्लास 6, 7, 8 या तो 12 तक पढ़ते हैं वो तो होता ही होता है, लेकिन आज के समय में अगर आप देखे होंगे क्लास 12 के बच्चे को या तो ग्रेजुएशन के बच्चे को आप खड़ा कर दीजिए किसी मंच पर तो माइक पकड़ते उसे पसीना छूटने लगता है और उसे अपने ही बारे में बोलने को कह दीजिए तो वो बोल नहीं पाते हैं। कंप्यूटर की बेसिक टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं रहती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस बार प्रयास भी किया है अपनी संस्था में कि एकेडमिक क्लास के साथ साथ कुछ स्पोकन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेज एक्स्ट्रा चलाई जाएं, कंप्यूटर की क्लासेज एक्स्ट्रा चलाई जाएं। साथ ही अगर घर पे पढ़ने का माहौल बच्चों को नहीं मिल पाता है तो उन्हें पढ़ाने के लिए एक लाइब्रेरी सिस्टम भी यहाँ पे दिया जाए ताकि वो पढ़कर आराम से वहाँ भी सीख सकें। तो एक संचालक के तौर पे इस तरीके की नई नई खोजों की भूमिका हम तो निभाते ही हैं, लेकिन एक टीचर के तौर पे मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत जीरो लेवल से तो लोग करते ही हैं, हम जीरो से नहीं बल्कि माइनस से शुरुआत करते हैं कि उसके अलावा भी अगर कुछ नहीं आता तो वहाँ से शुरू किया जाए। क्योंकि अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो इसमें दो ही की भूमिका होती है, या तो बच्चे को अच्छा टीचर नहीं मिला या तो बच्चे को सही से समझ में नहीं आया। तो टीचर अगर अच्छा मिल गया तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एक टीचर की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपनी मुख्य समस्याओं को जो उनकी पर्सनल व्यक्तिगत समस्याएं हैं उसे दरकिनार करते हुए बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें और उन्हें सही दिशा दें। लेकिन एक अलग समय चल रहा है सर कि आज के समय जो टीचर है वो अपनी भविष्य को लेकर के परेशान है, तो बच्चों को भविष्य को लेकर के क्या करेगा। और यह किसी टीचर के लिए आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि उनकी समस्याएं इस रूप में बन चुकी है आज की समस्या में कि बेचारा वो क्या करे, अपनी भी ज़रूरतों को देख रहा है। और आज के समय तो टीचर के हाथ को इस तरह बांध दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू या तो पेरेंट्स के थ्रू कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं कि एक कुम्हार को घड़ा बनाने के लिए तो दे दिया गया है, एक मूर्तिकार को मूर्ति बनाने के लिए तो दे दिया गया है, लेकिन उसे न अंदर से ठोकने की ज़रूरत है न उसे बाहर से ठोकने की पावर दी गई है। तो बताइए वो किस तरह बनेगा, यह सामने वाले ज़रूर गंभीरता से सोचें तो पता चल जाएगा। सर अगला क्वेश्चन मेरा होगा आपसे, आप अपने अभिभावकों को या मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी अभिभावकों को उनके बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सुझाव देना चाहते हैं। अभिभावकों को अपने अनुभव के आधार पे हमारा यही सुझाव है कि प्रयास करें घर में एक सकारात्मक माहौल बना हो, बच्चों के बीच में तनाव जैसी चीज़ें ना आए। क्योंकि आज के समय में ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं कि बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर है, स्कूल का प्रेशर, कोचिंग का प्रेशर, कंपटीशन का प्रेशर, मोबाइल का प्रेशर, ऑनलाइन गेम का प्रेशर, ऐसे न जाने कितने प्रेशर्स को हैंडल कर रहे होते हैं। साथ ही साथ जैसे ही क्लास 9, 10, 11, 12 में पहुंचते हैं तो उनकी उम्र का दबाव और हार्मोनियल डिसबैलेंस का प्रेशर, इतना आसान नहीं होता सारी चीज़ों को झेलना। और जब बच्चे किसी गलत रास्ते पे चल रहे होते, गलत संग में पड़ जाते हैं, तब आपको यह एहसास होता है कि उस बच्चे को कैसे लेकर अपने सही ट्रैक पर लाएं। तो जब पतंग कट चुकी रहती है तो उसे पाना इतना आसान नहीं होता है, वो तो किसी और के ही हाथ लगती है।
पतन जब तक आपके हाथ में है, उसको किस दिशा में घुमाना है, कहाँ लेकर आना है, उसको आगे बढ़ाना है कि पीछे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। तो इसलिए आप सभी अभिभावक, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों के साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाएं और बच्चे हर एक बात को आपसे शेयर कर सकें। जब कोई भी इंसान अपनी इमोशंस को आपके साथ शेयर कर सकता है और उसे लगता है कि आप उसकी बातों को समझ सकते हैं, तो आपसे जुड़ाव बना के ही रहेगा। लेकिन जब सर कोई भी इंसान अपनी बातों को जिस इंसान के साथ बिना हिचक के साझा कर सकता है, वही इंसान उसका सबसे ज़्यादा करीबी होगा। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे माता पिता कहीं ना कहीं एक उम्र के बाद बच्चों के दुश्मन लगने लगते हैं। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो बच्चों को समझना ही नहीं चाहते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है उसे समझना ही नहीं चाहते हैं। तो प्लीज़ ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं कि अगर बच्चा खुलकर आपसे बात करेगा तो आप उसके करीब में होंगे, लेकिन अगर आपसे नहीं बात कर पाएगा तो ज़रूर वो किसी और से बात करेगा, और अगर जिससे वो बात करेगा वह उसका करीबी बन जाएगा। इसीलिए मोबाइल से करीबी और बढ़ती जा रही है, क्योंकि बच्चे जो चाहते हैं, जिस रूप में बात करना चाहते हैं, जो उनके टेंशन को कम कर सकता है, जो इनके इमोशंस को समझ सकता है, वो मोबाइल में यूट्यूब पे देख के कर लेते हैं। इसलिए उनकी दूरी पेरेंट्स से बढ़ती जा रही है, मोबाइल से घटती जा रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सच है कि आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं आप उसी फील्ड में जाएंगे, और इसीलिए बच्चे अलग अलग ऑनलाइन गेम, अलग अलग टेक्नोलॉजी से जुड़कर वहाँ फंसते जा रहे हैं, या तो नशे के चक्कर में पड़ जा रहे हैं कई सारे लोग। तो आप लोग एक काम करिए, पेरेंट्स को तो इतना ही कहना चाहेंगे कि कुछ भी हो जाए, आज का स्थिति इस कदर बढ़ चुका है कि आप हर पल मानसिक तनाव में रहेंगे। अगर खुद को खुश रखने का प्रयास नहीं करेंगे तो दुनिया आपको टेंशन देती ही रहेगी। कोशिश करें खुद भी खुश रहें, बच्चों को खुश रखें, उन पे अधिक नंबर पाने का दबाव न डालें, उनकी भी भावनाओं को समझें। और अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो शायद उनको जितना फ्रीडम दे पाएंगे उतना बेहतर रहेगा। फ्रीडम भी दीजिए, लेकिन उन पर गिद्ध की तरह नज़र रखिए कि वो गलत रास्ते पर न जाएं। आपके एक एक प्रश्न का जो आंसर हमारे दर्शक बंधु सुन रहे हैं, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन एक आपसे है और शॉर्ट में ही इसका आंसर मैं जानना चाहता हूँ। वर्तमान में शिक्षा की जो पद्धति के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वर्तमान में शिक्षा की जो पद्धति है, इसको कहाँ से खींचा जाए? वर्तमान में शिक्षा की सर जो पद्धति आई है ना, वह ब्रिटेन का जब हमारे ऊपर अधिकार हुआ था तो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर ब्रिटेन के द्वारा एक बनाया गया था जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले ने इस सारी एजुकेशन सिस्टम को प्रभावित किया था, और उसका उद्देश्य क्या था पता है सर? एक लाइन में सुनिए कि ऐसी इंसान को हमें बनाना है जो शकल, सूरत और रंग रूप से तो इंडियन हो, लेकिन सोच से ब्रिटिशियन हो। यह उद्देश्य था उस समय का, और वही उद्देश्य आज के समय में लगातार चलता चला आ रहा है। तो जो पद्धति वही है, थोड़ी सी बदलाव की ज़रूरत हमें इस रूप में लगती है कि जिस तरीके से पौधे को पौधा या छोटा सा बच्चा दोनों लगभग एक ही होते हैं। जब पौधे को आप ज़मीन में गाड़ते हैं, लगाते हैं, तो उसको किनारे किनारे आप ईंट लगा देते हैं ताकि कोई जानवर न चढ़ जाए, न खा जाए। उसके बाद उसमें दिन सुबह शाम पानी देते रहते हैं, जब तक कि वह डाली इतनी मजबूत नहीं बन जाती कि उस पर और डालियाँ ना आ जाएं, तब तक आप उसका ध्यान रखते रहते हैं। और ऐसा नहीं कि उसको एक महीने यहाँ रखें, दूसरे महीने वहाँ से उठाकर कहीं और लगा दिए, तीसरे महीने में वहाँ से उठाकर कहीं और लगा दिए। ऐसा तो नहीं करते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो शायद कभी वह पेड़ आपको फल देगा ही नहीं। तो लेकिन यही एग्जाम्पल सर आप स्टूडेंट में समझ लीजिए। एक बच्चा होता है, आप उसे क्या सच में एक बड़े होने तक उसका कितना ख्याल रखते हैं? मुझे लगता है आपका ख्याल तो आज के समय बच्चा पैदा होता है, रोने लगता है तो मम्मी परेशान ना हो उसको मोबाइल दे देती हैं ताकि वो चुप हो जाए। यानी पहले से आपने अपनी जिम्मेदारी हटा ली। और 1 साल की पढ़ाई में आप कभी शादी में यहाँ, कभी वहाँ लोग जो घूम रहे होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हर जगह अलग अलग लगाते हैं। जैसे पेड़ को मैंने बोला हर जगह लगाते हैं, तो कभी पेड़
पौधे तक के रूप में नहीं जा पाएगा, जो पौधा है पेड़ के रूप में नहीं जाएगा। तो ठीक इसी तरह सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट मुझे चीज़ ये लगती है कि ज़िंदगी को अगर सामान्य 100 साल की उम्र तक माना जाए, और ऐसा संभव नहीं होता, कभी भी हो सकता है, लेकिन इसका अगर हम एक चौथाई हिस्सा जो हमारे यहाँ पहले था कि सिंपल से लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, जो 4 वर्गों में बटा था, तो कम से कम बच्चों को 25 साल तक नहीं तो 20 साल तक ऐसा तो कुछ सिस्टम बनाया जाए कि बच्चे केवल पढ़ाई के प्रति ही डेडिकेटेड रहें। उसके बाद 20 साल के बाद लगभग 70 साल की उम्र उनकी तो पूरी सामाजिक दिनचर्या में गुजरनी ही गुजरनी है। तो उनसे कैसे वो सीखें, कैसे करें, इसके लिए जब तक वो सिंगल माइंडेड नहीं होंगे तब तक वो कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि पढ़ाई है तो सबसे महत्वपूर्ण पढ़ाई होनी चाहिए। इसके लिए अगर अभी आप ध्यान नहीं देंगे तो 12th के बाद तो आपको दिक्कत होनी ही है। बहुत ही अच्छी बातें आपने इस माध्यम से बताई है। मन तो करता है कि आपसे और क्वेश्चन पर क्वेश्चन मैं करूं, लेकिन अब लास्ट क्वेश्चन मैं करके अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूं। मेरा लास्ट क्वेश्चन सर यह है कि आज के करीब लगभग 20-25 साल हम पहले जाएं तो हमारे अभिभावक, गार्जियन या कह लीजिए कि माता पिता शिक्षा के प्रति इतना सक्रिय नहीं थे, लेकिन बच्चे जो भी पढ़ने वाले थे, जहाँ भी पढ़ते रहे, उनको कोई कहने वाला नहीं था, वो अपने आप में खुद सक्रिय थे। जो पढ़ने वाले थे खूब पढ़े लिखे और आगे भी गए। लेकिन आज माता पिता सक्रिय हैं, लेकिन बच्चे निष्क्रिय क्यों हैं? बच्चों को हम सक्रिय कैसे बनाएं, यह आप इनके माता पिता को अपना सुझाव इस पर जरा दीजिए। इसका भी मैं एक आध्यात्मिक ही जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, समय मिले तो ज़रूर कीजिएगा कि अपने ही परिवार में किसी व्यक्ति की फ़ोटो किसी कैमरे से खींचने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन एक शर्त है कि फ़ोटो खींचने के दौरान वह कैमरा हिलता रहना चाहिए। अगर वो कैमरा हिलता रहेगा तभी आप उस इंसान की फ़ोटो खींचिएगा। तो उम्मीद है आपने फ़ोटो खींच भी लिया, तो शायद जो फ़ोटो आप देखेंगे वो फ़ोटो ऐसी आई होगी कि उसमें वो इंसान पता ही नहीं चल रहा होगा कोई इंसान है भी। लेकिन वास्तविकता मुझे बताइए, फ़ोटो के पीछे छिपी हुई बात क्या वास्तव में वो इंसान है या नहीं? सर आप बताइए। फ़ोटो जो खींची गई, हिलते हुए कैमरे से खींची गई फ़ोटो आया, लेकिन उस फ़ोटो में उस इंसान को आप नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि कैमरा हिल रहा था। तो उस फ़ोटो से ये लगेगा कि इंसान नहीं है, लेकिन सच में मुझे बताइए वो इंसान है या नहीं? इंसान है। ठीक इसी तरह आज के समय में जो बच्चे हैं, उन्हें जो आप ज्ञान दे रहे हैं, जो उन्हें पढ़ा रहे हैं, उनका जो चित्त है वह कंपित चित्त है, वाइब्रेटिंग माइंड है। उनका मन एक जगह एकाग्र या शांत है ही नहीं, और उसी अशांत मन से वह किसी चीज़ को पढ़ते हैं, देखते हैं, और एक वक्त के बाद उन्हें लगता है सब कुछ तो तुरंत है, लेकिन उसके बाद सब कुछ भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उनका मन ही शांत नहीं है, और जब मन ही शांत नहीं है तो वह कुछ भी याद कर लेंगे, वो उनके दिमाग में आएगा ही नहीं। और कभी कभी तो 3 घंटे याद की हुई चीज़ें 3 मिनट में डिस्टर्ब होकर सारी गायब हो जाती हैं। तो कहने का मेरा केवल सेंस यही है कि बच्चे इसलिए भागते हैं कि जहाँ पे उनका इंटरेस्ट होता है, क्योंकि पढ़ाई उनको अब गंभीरता लगने लगती है और वो लगातार भूलते चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है ना सर। एग्जाम्पल देखिए ना, राजा दशरथ जो अवध के राजा थे, पूरे भारत को मिला लीजिए, अगर वो चाहते तो एक टीचर को अपने घर पे बुला लेते हैं, एक नहीं हज़ारों टीचर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें राजा राम के साथ साथ पूरे चारों भाइयों को वन में भेजना पड़ा कि नहीं भेजना पड़ा? कृष्ण को चाहते तो पूरे गांव के लोग यहाँ आ जाते, लेकिन कृष्ण को भेजना पड़ा कि नहीं भेजना पड़ा? इसी तरह कह सकते हैं सिद्धार्थ को भेजना पड़ा कि नहीं भेजना पड़ा? कहने का मतलब जब राजा भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजता था, तो आज के समय में एक भिखारी भी अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेज पा रहा है। तो
बात यह है कि आज के समय जो गुरु और शिक्षा की जो वास्तविकता महत्ता होनी चाहिए उसे समझिए और हमारे भारत की प्राचीन इतिहास को शायद आपको मैं अपनी व्यक्तिगत राय एक बात और बता रहा हूँ सर। मेरी बेसिकली मेन सब्जेक्ट तो मैं मैथ पढ़ाता हूँ, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मेरा पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन आज आप हमारे टेबल पे आप देखेंगे तो एक किताब रखी जिसका नाम है प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। मैंने कल से उसको उठा के पढ़ना शुरू कर दिया और मेरे मन में आया कि मैं एक बार फिर से भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति को पढ़ूँ, भारत में प्राचीन सोसाइटी कैसी रही उसको पढ़ूँ, फिर मैं देखूँ तब और अब में अंतर क्या है। पढ़ा तो मैंने पहले भी है, लेकिन एक बार मैंने फिर से प्राचीन इतिहास को पढ़ना शुरू किया है ताकि मैं प्राचीन चीज़ों को समझ सकूं, उसके बाद इस चीज़ को समझें। इन सारे प्रश्नों का जवाब सर एक बहुत लंबे और बहुत गहरे अर्थों में दिया जा सकता है। ये केवल तत्कालिक समय हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इतने समय में मैं आपके 5 या 6 प्रश्नों का जवाब दिया हूँ। आने वाले समय में कोशिश करूँगा इतने ही समय में एक प्रश्न का केवल जवाब दूँ और एक सिद्धांतिक तौर पर अनेक उदाहरणों के माध्यम से दूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर इस पर विचार कीजिएगा। मैं नहीं कहता मेरी बात को मान लीजिए, मैं कहता हूँ इसको विचार करिए। जिस दिन आप विचार करेंगे उस दिन आप खुद समझ जाएंगे कि वास्तविकता क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज जो भी अपने अनुभव को साझा किया है, हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि इस चैनल के माध्यम से हमारे समाज के लोगों और उनके बच्चों पर इसका बहुत ही बेहतर प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार।